हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइसी क्लासेस। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथ ही साथ इस कोरोना काल में घर पर रहकर अपने समय का उचित उपयोग कर रहे होंगे। दोस्तों, जो हमने पीछे के मॉडल पेपर के वीडियो बनाए हैं उनमें आप सभी लोगों का बहुत ही अच्छा स्कोर रहा है। आज की इस वीडियो में हम एनसीएल मॉडल पेपर 9 को डिस्कस करेंगे और यह आपके सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे एनसीएल के जितने भी एचईएमएम ऑपरेटर से संबंधित पोस्ट हैं एवं जो भी नई भर्तियां आ रही हैं, साथ ही एनटीपीसी, डीआरडीओ, सीएचएसएल हो गया, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। पिछले मॉडल पेपर नंबर 8 में जिन्होंने सर्वाधिक अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनके नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इन सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा इनका प्रदर्शन रहा है आउट ऑफ 30 में से। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग अपने अपने स्कोर को ज़रूर से बताया करिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो देखिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ऑप्शन नंबर सी 1956 में किया गया था। और भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश फ्रेंड्स, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो भाषा है इसका उल्लेख भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में दिया गया है। और साथ ही साथ यह भी याद रखिए कि जो आर्टिकल है वह 343 संबंधित है, ठीक है, भाषा से। और फ्रेंड्स, जो प्रारंभ में राज्यों की संख्या थी वह थी 14, ठीक है। 14 राज्य सबसे पहले बनाए गए थे। इतना पॉइंट्स आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है। तो फ्रेंड्स, संविधान की आत्मा बोला गया है ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रेम्बल भी बोला जाता है और इसको संविधान की कुंजी भी बोला जाता है फ्रेंड्स। साथ ही साथ जो आर्टिकल नंबर 32 है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, तो इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय की भी संज्ञा दिया है। और याद रखिएगा, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन पूरे लगे थे फ्रेंड्स, यह भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध ऑप्शन नंबर सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, यह युद्ध अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। 1790 से लेकर के 92 के मध्य हुआ था। और इस समय जो भारत के गवर्नर थे वे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस फ्रेंड्स। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे फ्रेंड्स। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली बोला जाता है। तो मराठा मैकियावेली के नाम से ऑप्शन नंबर ए नाना फडणवीस को जानते हैं। और इनको फ्रेंड्स, और इनका जो मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु था। और ये 18वीं शताब्दी के सर्वाधिक प्रतापी पेशवा थे फ्रेंड्स। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को अच्छे से। इस प्रश्न का पहले सही आंसर जान लेते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा वुड डिस्पैच। तो जो फ्रेंड्स चार्ल्स वुड डिस्पैच थे, यह ब्रिटिश लिबरल पार्टी के राजनेता और संसद सदस्य थे। इन्होंने सन 1854 में क्या किया फ्रेंड्स, एक पत्र भेजा। किसको? भारत में उस समय जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो 1854 में इन्होंने पत्र भेजा और उसमें था भारत में पश्चिमी शिक्षा को अधिक बढ़ावा देना था। यानी कि जो ब्रिटिश लैंग्वेज यूज करते थे इंग्लिश, उस शिक्षा को अधिक बढ़ावा देना था। इसीलिए इसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत यह था कि प्रत्येक प्रांत में, भारत के प्रत्येक प्रांत में एक सरकारी स्कूल का होना जरूरी था और शिक्षा विभाग का खोला जाना था। तो इस पत्र में इतनी सारी बातें लिखी हुई थी। और यह चार्ल्स वुड ब्रिटेन में थे और इन्होंने 1854 में इसको लॉर्ड डलहौजी को पत्र भेज करके इन सभी बातों से अवगत कराया और ये सब बातें उनमें लिखी गई थी। इसीलिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो वुड्स डिस्पैच को बोला जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्रता से पूर्व भारत का कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो स्वतंत्रता से पहले भारत का काला पानी के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है अंडमान निकोबार, और जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अभी यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी जी। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट है वह कहाँ पर है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में इसका हाई कोर्ट है। साथ ही साथ यहाँ से कुछ नेशनल पार्क हैं, जैसे माउंट हैरियट नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क,
ये सभी नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित हैं और यहाँ से जो 10 डिग्री चैनल है यह उत्तरी अंडमान और दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। ये भी पॉइंट याद रखना है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु शिखर। राजस्थान में फ्रेंड्स दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। साथ ही साथ यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क याद रखिएगा, जैसे कि सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया नामक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं और जनजातियाँ भी पाई जाती हैं फ्रेंड्स। साथ ही साथ मेघालय की बात हुई है तो मेघालय के सीएम हैं कॉनराड संगमा और यहाँ के गवर्नर है तथागत रॉय। बढ़ते हम अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको बताना है स्वर्णिम क्रांति किस चीज़ से संबंधित है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उद्यान से। तो जो कृषि उद्यान होता है उसका संबंध स्वर्णिम क्रांति से है। यहीं बात की जाए कि ऑप्शन नंबर ए, रेशम कीट पालन, इसके अध्ययन को यहाँ से बोलते हैं सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन करना क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा एपी कल्चर बोलते हैं। और जो ऑप्शन नंबर डी है अंगूर उत्पादन, यानी अंगूर के उत्पादन को क्या बोलते हैं? तो वीटी कल्चर बोला जाता है फ्रेंड्स। इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स, यदि आपने नोट करना है तो इन्हें नोट भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताना है आपको कि दलहन मतलब कि जो दाल होते हैं, जो भी दाल हो गए, तो उनका शोध संस्थान कहाँ स्थित है? रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखना है आपको। और यहीं पर भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। बात करें कानपुर की तो कानपुर उर्वरक, अपमार्जक द्रव्य, चमड़ा उद्योगों के लिए भी कानपुर को जाना जाता है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो जो डायोप्टर होती है यह लेंस की क्षमता की इकाई होती है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f और यहाँ पर मीटर में। तो ये जो होता है इसे ही हम डायोप्टर में मापते हैं, लेंस की क्षमता को। P लेंस की क्षमता को प्रदर्शित करता है और इसका मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस की क्षमता। ठीक है। साथ ही साथ याद रखिए अन्य विकल्प से, जैसे कि प्रकाश की तीव्रता को कैंडेला से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है ध्वनि की तीव्रता, तो इसको हम मापते हैं किससे? तो डेसीबल से। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जैसे संचार में, जैसे कम्युनिकेशन में जो हम प्रयुक्त करते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल, तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि वह किस सिद्धांत पर, किस थ्योरी पर वर्क करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स। इसका यूज कहाँ होता है इस केबल का? तो याद रखिएगा संचार प्रणाली सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक सेंड करने के लिए हम फाइबर ऑप्टिकल केबल का प्रयोग करते हैं। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 13 है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आपको बताना है जो कॉन्केव लेंस होते हैं फ्रेंड्स, यह किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर एक्चुअल इमेज। इसका यूज देख लेते हैं। तो जो अवतल लेंस होता है उसका यूज हम निकट दृष्टि दोष के निवारण में करते हैं। बात यहाँ पर लेंस की हो रही है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, दर्पण नहीं। इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है यह क्वेश्चन एग्जाम्स में, तो इसे आपको पता नहीं होगा तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनमें हम ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं। अब देखिए इनको, जैसे आपको बहुत दिक्कत होगा कि याद कैसे करें कि दूरदृष्टि दोष में कौन सा उपयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा याद रखिए। यहाँ पर क्या बोल रहा है? दूर दृष्टि दोष।
जब हम दूर का उच्चारण कर रहे हैं तो दू बोल रहे हैं तो यहाँ पर ऊ का संबंध आ रहा है। तो यहाँ से आपको याद रखना है सिंपल सा, जब भी दू का बात हो तो ऊ आ रहा है बोलने में, तो यहाँ पर याद रख लेना है कि उत्तल लेंस। बाकी एक पता चल गया तो दूसरा पता चल ही जाएगा कि निकट दृष्टि दोष के लिए फिर अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 है, विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है। यहाँ फ्रेंड्स विश्व में यानी कि वर्ल्ड में और देश का पूछा है, तो कौन सा देश है जिसका आम यानी मैंगो एंड केला यानी बनाना में प्रथम स्थान रखता है। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। अपना प्यारा भारत इन दोनों चीज़ों में प्रथम स्थान रखता है। साथ ही साथ एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अभ्रक का जो 80% उत्पादन है वो इंडिया में होता है और इसी के साथ भारत का इसके उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन से अभ्रक भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन ऋषि को। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। इनका जो कार्यकाल था फ्रेंड्स वह 590 से 647 ईस्वी के बीच रहा और यह याद रखिएगा पुष्यभूति वंश से संबंधित है। तो अब पुष्यभूति वंश आया तो पुष्यभूति वंश के जो स्थापना किए थे वह थे पुष्यभूति वर्धन और यहाँ की राजधानी क्या थी, थानेश्वर। और जो हर्षवर्धन थे इन्होंने राजधानी को चेंज करके कन्नौज कर लिया था। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो हर्षवर्धन थे ये पुष्यभूति वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इन्हीं के शासनकाल में चीनी शासक वेनसोंग आया था जिसको कि यात्रियों में राजकुमार बोला जाता है और इसकी रचना है एक CU की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया एग्जाम में कि वेनसोंग की रचना कौन सी है, तो CU की रचना है। और इसी के शासनकाल में कुंभ मेले का शुभारंभ किया गया था। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रत्नावली। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट्स आपको याद रखना। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17 है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। तो जो बाणभट्ट थे कवि, ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि किस सम्राट के राज दरबारी थे। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के। बाणभट्ट द्वारा रचित जो एक रचना है उसका नाम है हर्षचरित। फ्रेंड क्या नाम है, हर्षचरित। हर्षचरित याद रखिएगा कि बाणभट्ट द्वारा रचित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो जो सोने के सर्वाधिक सिक्के पूछ रहा है तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। यदि पूछता कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के यानी कि प्योर कॉइन से यदि पूछता किस काल में जारी किए गए थे अधिक, तो यहाँ सही उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, कुषाण में। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सर्वाधिक सिर्फ पूछा है सिक्के सोने के, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। ठीक है फ्रेंड, गुप्त काल के संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा श्रीगुप्त। और यहाँ के सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। ऐसा क्यों कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि समुद्रगुप्त एक शासक होने के साथ ही साथ यह संगीत में भी बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। और साथ ही आपने देखा होगा कि इन्होंने जो सिक्के अपने समय में लॉन्च किए थे उस पर बीड़ा बजाते हुए इनकी तस्वीर देखने को मिलती है। तो समुद्रगुप्त का संबंध गुप्त वंश से है, पहली बात याद रखिएगा। साथ ही साथ कि बीड़ा बजाने का शौक रखते थे। और भारत का नेपोलियन किसे बोला जाता है, तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है। अश्वमेघ यज्ञकर्ता कौन थे या फिर उपाधि किसको मिली थी अश्वमेघ यज्ञकर्ता की, तो समुद्रगुप्त को ही मिली थी फ्रेंड। समुद्रगुप्त कौन थे, तो चंद्रगुप्त जो प्रथम थे गुप्त काल के, तो उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 20 है या 20 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। वेयर डिड गौतम बुद्ध गिव हिज फर्स्ट सरमन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ स्थित है, तो यह वाराणसी में स्थित है। और साथ ही साथ याद रखिए कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया में हुई थी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 है, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से 2 ऊतक हैं, टिश्यू हैं, जो कि ब्लड से ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं करते हैं। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाखून और कॉर्निया। नाखून तो हमें समझ में आता है कहाँ है, लेकिन कॉर्निया कहाँ है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो कॉर्निया होता है वह हमारे आइज में होता है, यानी आँखों में होता है। और उसमें भी ब्लड के द्वारा और नाखून में भी ब्लड के द्वारा किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन की सप्लाई
नहीं होती है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि परमाणु ऊर्जा विखंडन बोला है, तो इस समय जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली बनाने में। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत ऑप्शन नंबर सी 3rd प्लेस पर है या फिर 3रे नंबर पर है। ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है और आपके एनसीएल एग्जाम में करेंट अफेयर का वेटेज बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड्स। करेंट अफेयर हो गया या फिर जनरल साइंस हो गया, इनसे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी एक ट्रैफिक से भी क्वेश्चन आते हैं करीबन 10, तो उनका वीडियो हम बना करके रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ उस पर अभी और भी वीडियोज हमारा आना बाकी है। तो अशोक लवासा किस बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो अशोक लवासा जी को बताना है किस बैंक के उपाध्यक्ष यानी कि फ्रेंड्स वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशियाई विकास बैंक। इसे बोला जाता है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में स्थित है। साथ ही साथ ADB से याद रखिएगा कि अभी वर्तमान में इसके अभी अध्यक्ष भी नियुक्त हुए थे जिनका नाम था मसात्सुगु असाकावा, ठीक है। और ये कहाँ से थे? तो जापान से थे। ADB की स्थापना 1966 में, मतलब 19 दिसंबर और 1966 में किया गया था। और फ्रेंड्स, इसमें जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है टोटल 67। प्रश्न क्रमांक 25 है, हाल ही में कौन सा देश खसरा और रूबेला मुक्त हुआ है? तो खसरा और रूबेला एक प्रकार की बीमारी होती हैं, तो इससे मुक्त होने वाला, इससे फ्री होने वाला कौन सा भी रिसेंटली कंट्री बना है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। ये दोनों देश खसरा और रूबेला से मुक्त हो गए हैं फ्रेंड्स, फ्री हो गए हैं। तो बात कर लेते हैं मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी है माले और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो या फिर जयवर्धनेपुरम कुट्टे। ये दोनों राजधानी श्रीलंका के हैं और मालदीव की राजधानी क्या है? तो माले। आपको ये सब बेसिक पॉइंट्स याद होने चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, नामचिक नामफूक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। और यह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। बात हुई है अरुणाचल प्रदेश की, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के अभी CM है पेमा खांडू जी। BD मिश्रा जी हैं यहाँ के गवर्नर, और CM बताई दी है आपको पेमा खांडू जी हैं। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर होती है फ्रेंड्स, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वन विकास या फिर बोला जाए फॉरेस्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए जो NCL पेपर है इसमें पिछले साल आपको एक हिंदी से विलोम शब्द और एक हिंदी से पर्यायवाची शब्द मिले थे, तो इनको हमने इंक्लूड किया है उसी पेपर के आधार पर अपने मॉडल पेपर में। तो आपको बताना है कि विस्तार का विलोम शब्द क्या होता है? तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संक्षेप, जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है एब्रीवेशन। शत्रु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है अरी। क्वेश्चन नंबर 30 है, शब्द एलिवेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, शब्द एलिवेशन का जो हिंदी अर्थ है वह है ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई। ऊंचाई को ही एलिवेशन बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में। साथ ही साथ एक शब्द और होता है जिसे कि बोलते हैं हम डिप्रेशन। जो डिप्रेशन शब्द है इसका हिंदी में अर्थ होता है नीचा फ्रेंड्स। जैसे कि ऊंचा हो गया एलिवेशन, एंड डिप्रेशन का अर्थ हो गया नीचा, या फिर इसे हम अवनमन के नाम से भी जानते हैं। और जो एलिवेशन है इसे हम उन्नयन के भी नाम से जानते हैं। तो यह भी नाम याद रख लीजिए कि एलिवेशन को उन्नयन और डिप्रेशन को अवनमन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। अब आप अपने स्कोर जरूर से बताइएगा कि आपने 30 नंबर में से कितने नंबर सही किए हैं। साथ ही साथ आप यह भी बताइएगा कि यह आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और सपोर्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स में जरूर से इस वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।